आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंट फील्ड्स इन फ्रीलांसिंग के किन किन फील्ड्स के अंदर कोई भी पर्सन अपनी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है या लोग जिस फील्ड के अंदर अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स जो है वो पहले डिस्कस करके आए हैं। लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हमने डिस्कस की हैं डिफरेंट सर्विसेज। हमने कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड सर्विसेज डील की हैं। हमने कंसल्टेंसी और इससे रिलेटेड जो है वो सर्विसेज को भी डिस्कस किया है। प्लस जो है वर्चुअल असिस्टेंट प्लस अमेज़ॉन से रिलेटेड सर्विसेज उन्हें भी हमने स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस किया था। तो अब हम जो है एक दफ़ा फिर से इन सारी चीज़ों को भी डिटेल गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सर्विसेज। आपको पता है कि वेब डेवलपमेंट जो है ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त वाइडली यूज़ हो रही है। वेबसाइट्स के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो वाइडली यूज़ हो रही हैं इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर। जिसके अंदर आपके पास जो है वर्डप्रेस आ जाता है, होस्टिंग आ जाती है, उसके अलावा आपकी जो है डोमेन रिलेटेड सर्विसेज आ जाती हैं, आपकी फ्रंट एंड आ जाती है, आपकी बैक एंड आ जाती है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर सर्विसेज आ जाती हैं। और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा जो इस टाइम आफ्टर कोरोना जो है बूस्ट मिला है ऑनलाइन सेलिंग को, परचेजिंग को, ई कॉमर्स को, वो जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। पहले अगर लोग इस चीज़ को स्लो तरीके से अडॉप्ट कर रहे थे तो अब इसको काफ़ी ज़्यादा रैपिडली लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। अगर आप देखें तो कोरोना से पहले बहुत कम लोग थे जो डिफरेंट ऑनलाइन जो है वो चीज़ें बाय करते थे। दराज से जो है वो बहुत मुश्किल से चीज़ें परचेज करते थे, उन्हें ट्रस्ट इश्यूज थे। लेकिन अब क्योंकि हर चीज़ ही ऑनलाइन हो गई है तो लोगों ने जो है ऑनलाइन चीज़ों को प्रेफर करना स्टार्ट किया है कि हम ऑनलाइन ही चीज़ मंगवा लें, क्योंकि आपके कोरोना स्प्रेड के रिस्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप किसी के साथ जो है वो इंटरेक्शन करते हैं, जाके मिलते हैं किसी से, तो लोगों ने इस वजह से जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सारे हैं वेब बेस्ड, और जब भी उन्होंने किसी ने ये चीज़ परचेज़ करनी होती है तो उसने वेबसाइट पे जाना है, और किसी ने कोई चीज़ सेल करनी है उसे एक वेबसाइट चाहिए तो उसने वेबसाइट बनवानी है। अब वेबसाइट बनवाने के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। वेबसाइट का कंटेंट मैनेजमेंट आ जाती है, उसका डिज़ाइन आ जाता है, यूज़र इंटरफेस आ जाता है, उसके डेवलपमेंट का प्रोसेस आ जाता है। उसके अलावा अगर कोई क्लाइंट ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उस पेमेंट को सिक्योर करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इस प्रोसेस के अंदर जो है वो आ जाती हैं। तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा वाइडली जो है इस टाइम यूज़ हो रही है। आफ्टर कोरोना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। तो आगे हम इसकी जो है कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ वेब ऐप डेवलपमेंट और सर्विसेज जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक टाइप ऑफ वेब एंड ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज हैं। लाइक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। डेस्कटॉप ऐप्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर रन होती हैं। लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये आपकी डेस्कटॉप ऐप है। इसी तरह एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर या जितनी भी इस तरह की टूल्स हैं जो आपके सिर्फ कंप्यूटर में रन हो सकती हैं, ये डेस्कटॉप ऐप्स आती हैं। इसी तरह जो है आपने देखा होगा कि डिफरेंट शॉप्स वालों ने पेमेंट वाले रखे होते हैं सिस्टम्स, पीओएस उसे हम कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी क्या हैं कि वो आपकी वेब ऐप्स होती हैं। इसी तरह से ई कॉमर्स डेवलपमेंट आ गई है। ई कॉमर्स डेवलपमेंट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रही है। ई कॉमर्स डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि आपकी ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो जो भी चीज़ आपकी इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर या ऑनलाइन डिजिटली हो रही है डील थ्रू इंटरनेट, वो आपकी ई कॉमर्स के अंदर आ जाती है। इसके अंदर जो है आपकी वेबसाइट्स भी आ रही हैं जिनके ऊपर आप जो है सेलिंग एंड परचेजिंग कर रहे हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास दराज आ जाती है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक ईलो है, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर है, और भी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो डिफरेंट डोमेन्स के अंदर जो है अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इसके बाद गेम डेवलपमेंट आ जाती है। गेम्स आप सब ने खेली होंगी। गेम्स अब मोबाइल गेम्स भी होती हैं, आपकी कंप्यूटर बेस्ड गेम्स भी हैं। इसके अलावा आपकी जो है वो प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स बेस्ड गेम्स भी होती हैं। तो गेम डेवलपमेंट आ जाती है। किसी ने किसी टाइप की भी गेम बनवानी है वो आपकी इस कैटेगरी के अंदर आती है।
और ये सर्विसेज आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। और आपने जो है जितनी भी गेम्स खेलनी है ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डेवलप होती हैं। अनरियल इंजन है, इसी तरह और काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके अंदर ये डेवलप होती हैं गेम्स। इसके बाद मोबाइल डेवलपमेंट आ जाती है। मोबाइल डेवलपमेंट जो है ये ज़्यादातर दो बेसिक प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी बेस पे हो रही है, एंड्रॉयड और आईओएस। आईओएस है जो एप्पल के यूज़र्स यूज़ करते हैं, और एंड्रॉयड जो आप सिंपल सैमसंग, हवावे या डिफरेंट कंपनीज़ के मोबाइल्स के अंदर देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनके लिए जो ऐप्स क्रिएट होती हैं वो मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं। और इसके लिए आप जो है एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। एप्पल के लिए जो है आपको एप्पल बेस्ड जो है सिस्टम यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आपने हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पे जाना है, आपके पास रिएक्ट नेटिव और फ्लटर आ जाते हैं। ये डिफरेंट जो है वो फ्रेमवर्क और टूल्स हैं जिनकी बेस पे आप जो है अपनी मोबाइल ऐप्स की डेवलपमेंट करते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट आ जाता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी सेलिंग हो रही है, परचेजिंग हो रही है, उस चीज़ को मैनेज करना जो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है। लाइक अब कृषि एक कंपनी है, उसकी प्रोडक्ट है जामे शीरी। अब जामे शीरी क्योंकि उनकी एक काफ़ी ज़्यादा हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, और उसके लिए उन्होंने एक अलहदा पूरी मैनेजमेंट टीम रखी हुई है जो उस प्रोडक्ट को जो है मैनेज कर रही है कि इसका इतना स्टॉक चाहिए, इस सीज़न के लिए हमें इतनी जो है इसकी जो वो करनी है, सेल्स करनी है, इतनी प्रोडक्शन करनी है। वो सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर आ जाती हैं। इसका फिर एक मैनेजमेंट का साइकिल होता है, वो हर कंपनी ने अपने लिहाज से सेट किया होता है। उस साइकिल को वो फॉलो करते हैं ताकि उनका जो है ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो सक्सेसफुल रहें। इसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपकी कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विसेज आ जाती हैं। सपोज़ मैंने कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मैं कोई ऐप बना रहा हूँ, मैंने अब वो लॉन्च करनी है, तो ये भी एक किस्म की मेरी प्रोडक्ट बन गई है कि मैं अपनी एक ऐप लॉन्च करना चाहता हूँ, ये मेरी प्रोडक्ट है। अब उसको लॉन्च करने के लिए मुझे एक प्रॉपर मैनेजमेंट अपनी करनी पड़ेगी, एक फ्लो जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारी सर्विसेज जो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट की भी ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं कि मैं आपके प्रोडक्ट का जो है वो ओवरऑल केयर करूँगा, और इसे किस तरह से लॉन्च करना है कि ये हमारी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहे, वो आपकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट आ जाती है। इसके बाद QA एंड टेस्टिंग आ जाती है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग। क्वालिटी एश्योरेंस आपको जिस तरह नाम से पता लग रहा है कि क्वालिटी मेंटेन करनी है। जब भी आप कोई ऐप या कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो उससे पहले वो एक टेस्टिंग के फेज से गुजरता है, जिसके अंदर इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि इसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। जब आप सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ों पे आ जाते हैं तो उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है कि ये यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र को पसंद आए, और उसके अलावा जो है इसके अंदर किसी भी चीज़ की कमी ना हो। लाइक जो यूज़र है उसके लिए ये प्रोडक्ट एज अ हिट काम करे कि ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के तौर पे हमारी प्रोडक्ट जाए, और इसके अंदर कोई भी फ्लॉ ना हो। लाइक पेमेंट मेथड सिक्योर हो, अगर आप जो है किसी बटन पे क्लिक करवाते हैं तो वो प्रॉपर वे में क्लिक हो रहा है, ऐप क्रैश नहीं कर रही या वेबसाइट क्लोज नहीं हो रही। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ऐप्स होती हैं, अगर आप उन्हें ज़्यादा अरसा अपडेट ना करें तो उनके अंदर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अपडेट्स लाई जाती हैं इन चीज़ों की, ताकि आप जो है उस चीज़ की क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। अगर उसमें कोई इशू फेस करते हैं तो वो फ़ौरन उसका न्यू वर्जन लॉन्च कर देते हैं उस इशू को रिजॉल्व करके। अब क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड काफ़ी सर्विसेज आपकी ऑनलाइन चल रही हैं। उसके अलावा टेस्टिंग होती है, अल्फ़ा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, ये डिफरेंट टाइप की जो है आपकी टेस्टिंग्स आ जाती हैं जो आप करते हैं, जिनके बेस पे आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आप ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रिप्ट्स एंड यूटिलिटीज़ आ जाती हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग आ जाती है, इस तरह और डिफरेंट सर्विसेज आ जाती हैं। देन वेब डेवलपमेंट आ जाती है। अब हम पहले जो है वो मोबाइल डेवलपमेंट और डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट और ई कॉमर्स डेवलपमेंट डिस्कस कर चुके हैं। अब वेब डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर किसी ने अपनी कोई वेबसाइट डेवलप करवानी है तो वो वेब डेवलपर की सर्विसेज लेगा। अगर किसी ने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करवाना है तो वो वेब डेवलपमेंट के थ्रू होगा। आपने कोई चीज़ स्क्रैच से न्यू बनवानी है या उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट करवानी है तो वो वेब डेवलपमेंट
के थ्रू होगी अगर आप कोई वेब बेस्ड वर्क कर रहे हैं या प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन आ जाता है। वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, आपने उसका यूज़र इंटरफेस जो है वो क्रिएट कर, यूज़र इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि आपने जो है उसके किस जगह पे बटन्स लगाने हैं, किस जगह पे आपने उसके अंदर जो है वो डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करना है, बैनर्स किस जगह पे लगाने हैं, थंबनेल किस तरह से यूज़ करने हैं, हेडिंग साइज़ क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन साइज़ क्या रखना है, फिर आप ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। ये सारा आपका वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन के अंदर आ जाता है। इसकी सर्विसेज को हम यूआई डिज़ाइन भी कहते हैं और इसके लिए इस साथ आजकल जो नॉर्मल टर्म यूज़ होती है यूआई यूएक्स का, आप लोगों ने सुना होगा कि यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट यूज़र इंटरफेसेस दिखा देता हूँ डिफरेंट वेबसाइट्स के। तो हम बेहास पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम डिफरेंट ऐप्स और जो है वेबसाइट्स इनके जो है यूज़र इंटरफेसेस जो हैं वो चेक कर लेते हैं कि यूज़र इंटरफेस जो है ये किस तरह का होता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यूज़र इंटरफेस वेब डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ और इसकी जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। तो मैं ये फर्स्ट प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ, सास प्रोडक्ट वेबसाइट। अब आप देखिए इसने यहाँ पे ना एक प्रॉपर वे में मेंशन किया है, यहाँ पे लोगो आएगा, यहाँ पे इसके ये जो हमारे कैटेगरीज या जो भी इसके पेजेस हैं उनके नेम्स आएंगे। लॉगिन और गेट स्टार्टेड का वर्ड है, आई मीन लॉगिन और रजिस्टर एक किस्म से उसने मेंशन किया है। यहाँ पे उसने एक बैनर टाइप क्रिएट किया है, ई कॉमर्स टाइप, जो आपको पॉजिटिव ग्रोथ को जो है मेंशन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देखें एक प्रॉपर वे में उन्होंने अपनी वेबसाइट पेज पे मेंशन की हैं। नीचे आ जाते हैं तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स मेंशन की हैं कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कि अगर आपको ई कॉमर्स ऑटोमेटेड एडमिन चाहिए वो हम आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे, चैटबॉट्स चाहिए हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। दैन नीचे उन्होंने कुछ उसी तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मेंशन किया है, उसकी क्वालिटीज़ को मेंशन किया है और क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हैं, क्या मेथड होगा, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी मेंशन की हैं। देन यहाँ पे आ गया है कि अपना बिजनेस चूज़ करें कि हम आपके लिए एक बेहतर प्रोडक्ट चूज़ करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं कि आप हमारी कौन सी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप डेमो ख़रीद सकते हैं, हम हमें कॉल कर सकते हैं और ये फुटर आ गया। तो ये कुछ इस तरह से इन्होंने इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो डिज़ाइन किया है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मोबाइल का जो है यूज़र इंटरफेस देख लेता हूँ, मोबाइल ऐप्स के भी आपको पता है यूज़र इंटरफेस होता है जिसके साथ जो है वो यूज़र इंटरेक्ट करता है। तो मैं ये एक ऐप खो रहा हूँ, ये म्यूज़िक रिलेटेड ऐप है। तो हम इसका यूज़र इंटरफेस चेक कर लेते हैं कि किस तरह का बनाया है। सबसे पहले उन्होंने एक स्प्लैश स्क्रीन बनाई है, उसके बाद उन्होंने वो लॉगिन और रजिस्टर का पेज दिया है। क्योंकि ये रशियन में है तो मे बी आपको जो है ये समझ ना आ रही हो। अब यहाँ पे देखें कि उसने जो है ये एनिमेशन अप्लाई की हुई है और प्लस उसने बताया है कि मैंने इन टूल्स के अंदर जो है ये चीज़ जो है क्रिएट की है। फिग्मा है, फोटोशॉप है और आफ्टर इफेक्ट है। देन ये स्क्रीन्स आ गई हैं कि इस तरह से आपके वो एल्बम का नेम या सॉन्ग्स कैटेगरी का नेम आ जाएगा, नीचे सॉन्ग्स आ जाएंगे, आप उन्हें सेलेक्ट करें और प्ले करें और कुछ इस तरह से उसकी थंबनेल इमेज आ गई, नेम आ गया, प्लस यहाँ पे भी उसका सिंगर और नेम और एल्बम, प्लस यहाँ से आप पॉज एंड प्ले कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल्स, नेक्स्ट और बैक, विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, प्रोफाइल और वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। प्लस आप वॉल्यूम बैलेंसेस को सेट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपने जो है वो यूज़ की होगी एक वेबसाइट जिसे हम कहते हैं साउंड क्लाउड, तो ऑलमोस्ट उसी टाइप की जो है ये फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। अब ये इसका जो है वो पूरा उसने मेंशन किया हुआ है वायर फ्रेम। तो ये चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आ जाती हैं कि किस तरह से हमारी ऐप जो है वो वर्किंग कर रही होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ जाती है अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट।
कि और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनकी डेवलपमेंट होती है, लाइक अनलेस जो है आप अगर डेस्कटॉप कर रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत सी और सी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी डेवलपमेंट होती है। लाइक आपके अगर कोई पर्सन है जो कुकिंग से रिलेटेड अपना कोई सिस्टम मैनेज करना चाहता है, वो आ जाती है। एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, तो वो जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रिएटिविटी एंड द डिज़ाइन, कि लोग जो है वो क्रिएटिविटी एंड द डिज़ाइन के अंदर जो है कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है। अब आपको जिस तरह पता है क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइन जो है ये सारी आपकी होती है माइंड क्रिएटिविटी के ऊपर। आर्ट्स जिसे हम कहते हैं, फाइन आर्ट्स भी इसी चीज़ को कहते हैं कि आपने क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आने हैं, बेशक वो डिज़ाइन रिलेटेड हों या किसी और फील्ड से रिलेटेड हों, लेकिन आपने जो है एक प्रॉपर जो है क्रिएटिव आइडिया लेके आना है, एक एक्सप्रेसिव आइडिया हो और ट्राई करें कि वो पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जाता हो जिससे लोग जो है वो फ्रेश फील करें। तो क्रिएटिविटी एंड द डिज़ाइन रिलेटेड सर्विसेज आ जाती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो क्रिएटिविटी एंड द डिज़ाइन जो है इसके अंडर आती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं एनिमेशन की, ऑडियो प्रोडक्शन की, ग्राफिक डिज़ाइन की, इलस्ट्रेशन की, लोगो डिज़ाइन की। एनिमेशंस क्या होती हैं? अभी जिस तरह हमने देखा था कि ये जो है अगर आप देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये एक प्रॉपर वे के अंदर ये रेक्टेंगल क्रिएट हो रही है, तो ये एनिमेशन है कि आप जो है एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करवा रहे हैं, एक प्रॉपर मूवमेंट करवा रहे हैं उसकी। जिस तरह मैं इस पेज पे आता हूँ तो आप देखें कि इसके बैक पे जो म्यूज़िक वेव्स हैं वो एक प्रॉपर वे में चल रही हैं, तो ये एनिमेशन होती है। इसके बाद हमारे पास ऑडियो प्रोडक्शन आ जाती है, जो लोग ऑडियो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर आपकी म्यूज़िक से रिलेटेड भी आ जाती हैं, आपकी वॉइस ओवर रिलेटेड भी आ जाती हैं। प्लस आप जो देखते होंगे कि अक्सर डिफरेंट मूवीज़ के पीछे या डिफरेंट सॉन्ग्स के पीछे म्यूज़िक चल रहा है, वो सारी सर्विसेज जो हैं ऑडियो प्रोडक्शन के अंदर आ जाती हैं। देन ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विसेज आ जाती हैं जिसके अंदर आप जो है डिफरेंट चीज़ें अपने क्लाइंट्स को बना के देते हैं ग्राफिकली। बैनर डिज़ाइन आ जाता है, आपका फ्लायर डिज़ाइन आ जाता है, स्टेशनरी डिज़ाइन आ जाता है, इसी तरह सोशल मीडिया किट आ जाती है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ें ज़रा देख भी लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे हम डिस्कवरी में जाते हैं और यहाँ से हम ग्राफिक डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। तो मैं ये ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विसेज ज़रा जो है ये ओपन कर रहा हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर किस किस तरह की सर्विसेज हैं। यहाँ पे लोगो डिज़ाइन है, इलस्ट्रेशंस हैं, पोस्टर एंड बैनर्स आ गए हैं। उसके अलावा आपके ये देखें, ये बैनर डिज़ाइन है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, पैकेजिंग डिज़ाइन है। अब ये पैकेजिंग डिज़ाइन जो है ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जब भी कोई शख्स अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने लगता है तो उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करवाता है। सेम तरीके से आपके पास स्टेशनरी डिज़ाइन आ जाता है। स्टेशनरी डिज़ाइन मीन आपके पास जो है बिजनेस कार्ड, लेटर हेड्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब आप देखें ये एक प्रॉपर वे के अंदर उन्होंने अपना एक बिजनेस कार्ड जो है क्रिएट किया हुआ है। प्लस ये पैकेजिंग डिज़ाइन आ गया, एक बॉक्स है जिसके अंदर वो अपनी प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे क्लाइंट को। आपने शू बॉक्सेस डिज़ाइन देखे होंगे, इसी तरह पिज़्ज़ा के बॉक्स के डिज़ाइन होते हैं। आपके पास जो है बर्गर और इस तरह जो फ्राइज़ होते हैं उनके भी जो है पैकेजिंग उनके डिज़ाइन होते हैं, तो वो आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर आ जाते हैं, पैकेजिंग डिज़ाइन के अंदर आ जाते हैं। अब ये इन्होंने कोई उसका जो है वो पैकेट टाइप बनाया है, उसका डिज़ाइन है। तो ये अब इसका जो बैग टाइप है उसका डिज़ाइन है। तो लोग डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन करवाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद आपके पास जो है इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं। हम इलस्ट्रेशंस को जहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इलस्ट्रेशंस होती क्या हैं। अक्सर आपने जो है डिफरेंट बैनर्स के ऊपर जो है वो पिक्चर्स देखी होंगी, लाइक यहाँ पे हम चले जाते हैं
इन्फोग्राफिक्स भी हम इसी टाइप के अंदर आ जाती हैं आपकी, मोस्टली इन्फोग्राफिक्स भी इसी तरह से बनती हैं। कोई पिक्चर जो किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को जो है डिपिक्ट कर रही हो या किसी टाइप का डिज़ाइन हो, तो ये आपके इलस्ट्रेशंस के अंदर आ जाती हैं। अब जिस तरह ये देखें, ये जो है एक इलस्ट्रेशन बनी हुई है वैंकूवर सिटी की। अब उसने जो है ये पूरी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, प्लस बताया है कि एनिमल्स जो हैं वो सिटी को देख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ जो है वो मैक्सिकन स्टाइल्स के ये बुत बने हुए हैं। तो उसने जो है ये वैंकूवर सिटी को किया है। देन टोरंटो आ गया है कि कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, एक लेक है और उसके आगे एक सिटी बनी हुई है। देन मॉन्ट्रियल आ गया, उसकी जो है उसने पिक्चर बनाई हुई है, इलस्ट्रेशंस बनाई हुई है बेसिकली, कि ग्राफिकली उन चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। देख रहे हैं आपके ग्राफिकली मीन्स के अंदर उसने उन चीज़ों को मेंशन किया है। ये हमारे पास इलस्ट्रेशंस होती हैं। अब ये लड़की है, इसको जो है उसने एक प्रॉपर वे के अंदर जो है आर्ट के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये एक इलस्ट्रेशंस है। म्यूज़िक है जो उसके जो है क्लॉथिंग के साथ फ्लो कर रहा है। तो ये डिफरेंट इलस्ट्रेशंस होती हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने कोर्स के अंदर बनाने भी सीखेंगे कि हम किस तरह बनाते हैं। और उसके अलावा जो है ये इलस्ट्रेशन की सर्विसेज भी ऑनलाइन सेल होती हैं। देन लोगो डिज़ाइनिंग आ जाती है। लोगोस का आप सबको आइडिया होगा, कोई भी कंपनी है वो लॉन्च होने से पहले एक अपनी ग्राफिकल जो है वो शनाख्त मुतारफ़ कराती है, जिसे हम लोगो कहते हैं। और हर कंपनी का कोई ना कोई लोगो होता है। अगर आप कार रिलेटेड जो है जाते हैं, तो हम यहाँ पे कार कंपनीज के जो है लोगो खोल लेते हैं। तो आपने जो है ये ज़्यादातर कंपनीज के लोगोज ऑलरेडी देखे होंगे। टोयोटा का लोगो जो है वो आप सबको आइडिया होगा। सपोज मैं यहाँ पे कुछ ये वाला ओपन कर लेता हूँ। ये ऑडी का लोगो है, ये टोयोटा का लोगो है, लेक्सस है, शिवरलेट है, स्कोडा है, होंडा है, निसान है, हुंडई है, फोर्ड है। तो ये सारे वो लोगोस हैं जो ज़्यादातर आप जो है जिस आपने देखे हुए हैं। तो ये वो लोगोस हैं। इसी तरह BMW है, इसका लोगो भी आप सब ने देखा होगा। मर्सिडीज़ का लोगो देखा होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे शूज़ पे आ जाता हूँ, तो आपने शूज़ की जो ब्रांड्स हैं इनके लोगोस भी जो हैं वो ऑलमोस्ट देखे होंगे। तो जिस तरह ये आ जाता है एडिडास, रिबूक, नाइकी, तो इन सब के जो है आपने जो है वो लोगोस देखे होंगे। पूमा का लोगो देखा होगा। इसी तरह अगर आप पाकिस्तानी ब्रांड्स पे आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे हम पाकिस्तानी जो है ब्रांड्स के लोगोस जो हैं वो ओपन करते हैं, तो आपने इनमें से ज़्यादातर के जो है वो लोगोस देखे होंगे। खाड़ी आ गई है, मारिया भी आ गई है, निशात लिलन है, ईडन रोब है, वर्दा है, सफ़ायर है। तो जो फीमेल से रिलेटेड हैं ये ज़्यादातर प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये फीमेल क्लॉथिंग से हैं, तो फीमेल्स को इन चीज़ों का ज़्यादा आइडिया होगा, इन ब्रांड्स का ज़्यादा आइडिया होगा। तो ये सारी कंपनीज जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर जो है वर्क कर रही हैं, और इनकी ये ग्राफिकल जो है एक किस्म से आप कह लें कि रिप्रेजेंटेशन है लोगो डिज़ाइन। इसी तरह हर कंपनी जो है अपना एक लोगो बनाती है। इसके बाद फोटोग्राफी आ गई। फोटोग्राफी से रिलेटेड भी सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट फोटोग्राफी आ जाती है, उसके अलावा आपकी इवेंट फोटोग्राफी आ जाती है। आपकी जिस तरह मैरिज और इस तरह की होती हैं, फ्यूनरल, मैरिज और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनकी फ़ोटोग्राफी की सर्विसेज भी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हर वेडिंग के ऊपर कोई ना कोई वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर मौजूद होता है। तो वो सारी सर्विसेज ये ऑनलाइन भी सेल हो रही हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन डिज़ाइन आ जाता है। आप डिफरेंट कंपनीज के लिए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करके दे सकते हैं। वो आपको डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, जी मेरी इस मौजू के ऊपर प्रेजेंटेशन है और हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है, आप इसकी हमें एक जो है सारा डाटा रीड करके एक अट्रैक्टिव सी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर दें। ये वर्क आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है इसका बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह ये एक बैकग्राउंड है, आप इस प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड डिज़ाइन करके दे सकते हैं कि जी ये डिफरेंट पॉसिबल स्क्रीन्स हैं, आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपके पास वीडियो प्रोडक्शन आ जाती है कि वीडियो एडिटिंग प्लस ये सारी सर्विसेज
आपकी जो है इसके अंदर वीडियो प्रोडक्शन के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह वॉइस टैलेंट आ जाता है। वॉइस टैलेंट के अंदर आपने अक्सर जो है डिफरेंट एड्स के पीछे जो है वो ऑडियो चलती देखी होगी टीवी के ऊपर भी, तो ये वॉइस टैलेंट के अंदर आ जाती है। आप वीडियो के पीछे जो है वॉइस ओवर दे सकते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि कार्टून्स के पीछे अक्सर जो है वो डिफरेंट लोग बोल रहे होते हैं, डिफरेंट एक्टर्स की वॉइसेस होती हैं वो, तो आप वो वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन आप वॉइस टैलेंट रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आ जाती हैं जी। सर वो आपने एक ब्लैंक पेपर के ऊपर सिग्नेचर करने हैं। जी रऊफ, वो सिग्नेचर करके ना आप मुझे वो पिक्चर प्रोवाइड कर दें, मैंने आपके एडमिशन फॉर्म पे वो अटैच करनी है। ये भी बता दें जी, उसके ऊपर स्टेटमेंट वगैरह क्या लिखेंगे आप लोग? वो आपके एडमिशन फॉर्म के अंदर जो है वो साथ अटैच होते हैं। ठीक सर। जी। सर मैं आप अभी कॉलेज के अंदर हैं? जी मैं कॉलेज में हूँ। चलिए ठीक सर, मैं आ रहा था। अभी तो मैं 1 बजे तक क्लास लूँगा, तो आप क्लास के बाद आइएगा। चलिए ठीक सर, ओके। जी। तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये आ जाता है, टू स्टार्ट यू विल नीड अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ जनरल एजुकेशन एंड सब्जेक्ट लाइक मैथ एंड इंग्लिश। कि जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपकी इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके रीज़न क्या है कि आपने जो है वो किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, कोई चीज़ लिखनी है, कोई ईमेल करनी है, कोई फाइल वगैरह क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको अच्छी इंग्लिश चाहिए होगी। और मैथ इसलिए कि आपने कोई भी चीज़ मैनेज करनी है, आपके पास कोई बिल वगैरह आ जाता है या आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, तो उसके लिए आपके मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। इसके अलावा आपको जो है टेलीफोनिक और कीबोर्ड से रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होनी चाहिए आपके। लाइक टेलीफोन के ऊपर आपको ये घबराहट ना हो कि मैं कॉल करूं या थोड़ी देर बाद कर लूं, तो ये चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। आपके टेलीफोनिक स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है आपने देखा होगा कि जिस तरह हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं कॉल स्टूडियोज़ वाले या इसी तरह से कॉल सेंटर्स वाले, वहाँ पे अक्सर लोग जो है वो काफ़ी हार्शली जो है वो बात करते हैं उनसे। तो टेलीफोनिक स्किल्स के अंदर जब भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो जॉब कर रहे हो, आपको बहुत सब्र वाली से काम करना होता है। इसी तरह से कीबोर्ड स्किल्स के अंदर आपके पास आ जाता है कि आपकी कीबोर्ड टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, ताकि अगर आपको स्पीड में कोई चीज़ टाइप करनी पड़े तो आपके पास इशू ना हो। इसके अलावा आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी हैं ये, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह के जितने भी हैं टूल्स, इनके ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। लाइक आपको पता है कि जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड लोग हैं वो एक्सेल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं ये भी वर्ड और एक्सेल को बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपका इनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कमांड होनी चाहिए जब भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसके अंदर डाटा एंट्री। आपको पता है अगर आपने डाटा एंट्री करनी है तो आपकी जो है टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपकी जो है इंग्लिश स्किल अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके पास कोई ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना आए। उसके अलावा पर्सनल एंड विजुअल असिस्टेंट आ जाते हैं कि आप किसी के साथ पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, प्लस आप जो है किसी से किसी और लोकेशन से जो है वो आप दूर से भी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं वर्चुअली भी। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज इसके अंदर आ जाती हैं। अब आपको पता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इसकी एक काफ़ी ज़्यादा हाई पे होती है। पाकिस्तान में ये काफ़ी हाईली पेड जॉब्स भी होती हैं, और इसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल और किस तरह से आपने जो है वो काम कंप्लीट करना है या करवाना है, ये स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। प्लस आपकी जो है मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर आपके पास रिसोर्स मैनेज आ जाती है, रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट,
और इसी तरह से जो लेबर और स्किल मैनेजमेंट वो भी इसके अंदर आ जाती है। देन ट्रांसक्रिप्शन और वेब रिसर्च आ जाती हैं, ये सर्च भी कुछ इसी से रिलेटेड होती हैं। अगर आपको कोई कह देता है कि मुझे आप वेबसाइट से ये चीज़ सर्च करके दें, तो आप ये सर्विसेज भी यहाँ पे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आ जाती है आईटी नेटवर्क इंजीनियर के जो आईटी से रिलेटेड सर्विस हैं, इसके अंदर आ जाते हैं नेटवर्क इंजीनियर्स। अब नेटवर्किंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरह से अगर आप अपना होम नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं कि आपकी सारी डिवाइसेस आपस में सिंक्रोनाइज रहें। तो इन सारे पर्पसेस के लिए जो है आप जो है ये नेटवर्क इंजीनियर की हेल्प लेते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर घरों के अंदर जो है वो कैमरास वगैरह लगाते हैं, या डिफरेंट शॉप्स के अंदर या डिफरेंट जगहों पे वो कैमरास लगाते हैं। तो मल्टीपल कैमरास होते हैं, लेकिन वो एक सिंगल डिस्प्ले पे आ रहे होते हैं और उनका इकट्ठा डाटा स्टोर हो रहा होता है। तो ये सारा काम जो है ये नेटवर्क इंजीनियर का होता है कि उन सारी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में मैनेज करे, उसको सेव करवाए, प्लस उस सेव डाटा को एक प्रॉपर जगह पे डिस्प्ले भी करवाए। तो ये वर्क होता है नेटवर्क इंजीनियर का। इसके अंदर फिर आपकी जो है और चीज़ें भी आ जाती हैं, ये काफ़ी वाइडली फील्ड है आपकी। जितनी टेलीकॉम की फील्ड है वो सारी इसी पे बेस कर रही है। उसके अंदर आप सारी नेटवर्क से रिलेटेड सर्विसेज जो है वो यूज़ होती हैं, सेल भी कर सकते हैं, प्लस सारी सर्विसेज भी यही यूज़ होती हैं। लाइक आपकी जैज़ है, जोंग है, या जितनी भी अदर कंपनीज है पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं, वो नेटवर्क इंजीनियर्स को ही हायर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। लाइक राउटर्स होते हैं, राउटर्स आप सब ने देखे होंगे जो PTCL वगैरह का नेट यूज़ करते हैं, या आपने जोंग की डिवाइस देखी होगी। तो ये एज अ राउटर वर्क कर रहे हैं कि आपके डिफरेंट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवा के एक इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्ट करवा रहे हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जो IT नेटवर्क इंजीनियर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। अब इसके अंदर जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाती है, ERP एंड CRM सॉफ्टवेयर्स भी आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी आ जाती है, नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाती है, प्लस IT एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड जो है आप डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं ये आप इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। डेटाबेस आपकी जो है ये कोई भी वो जगह है जहाँ पे आपका सारा डाटा स्टोर हो रहा है। अगर आपका छोटा सिस्टम है, छोटी डेटाबेस होगी और आपको छोटी जगह पे सेव करनी पड़ेगी, और इसके अगर आपका वाइड है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेटअप है, तो आपको एक प्रॉपर सर्वर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा अपने डाटा के लिए। इसके बाद है प्रमोटिंग योर सेल्फ एज अ राइटर, कि आप अपने आप को जो है एज अ राइटर जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत से फ्रीलांसर्स जो हैं वो इसको जो है इसके अंदर हिट भी हो जाते हैं, और बहुत से इसको मिस भी जो कर जाते हैं। कुछ के लिए ये बहुत सक्सेसफुल है और कुछ के लिए ये टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि जो है राइटिंग के अंदर ये होता है कि बहुत से लोग जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर कंपटीशन हाई होता है, और आपको अपनी इंग्लिश वोकेबलरी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी पड़ती हैं। आपको एक प्रॉपर हाई स्टैंडर्ड पे अपनी सर्विसेज लेके जानी पड़ती हैं, ताकि आपकी सर्विसेज जो है वो इजीली सेल हो सकें। और उसके अलावा जो है बहुत से जो लोग ये बिलीव करते हैं कि एज अ राइटर जो है, कंटेंट राइटर, आप जो है एक लिमिटेड अमाउंट तक जो है अर्निंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। और लेकिन ये सारी चीज़ें थी बिफोर जो है ये कह लें आप फ्रीलांसिंग ऑनलाइन सर्विसेज से, क्योंकि आपको पता है आपने डिफरेंट राइटर्स देखे होंगे, बुक लिखते थे, बुक सेल होगी तो ठीक है, नहीं तो वो जो है फिर से वो उनके फाके और बुरे हालात चल रहे होते थे बुक राइटर्स के। आपने जो है वो मैट्रिक और FSC में डिफरेंट पोइट्स की या राइटर्स की जो है वो लाइफ की स्टोरीज पढ़ी होंगी कि जी उनके इतने बुरे हालात थे। और इनमें से कुछ इस तरह भी थे कि अगर उनमें से किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है तो वो अपने जो है मकान वगैरह सेल करके जो है उन्होंने शादियां की, और फिर जो है बहुत ज़्यादा उनके सिनेरियोज और दुखी दास्तानें लिखी हुई हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है राइटर्स को उस तरह से जो है वो नहीं इनक्रेज किया जाता था। अब जो है ड्यू टू इंटरनेट जो है इसके ऊपर डिमांड इंक्रीज हुई है,
और काफ़ी ज़्यादा जो है वर्क इंक्रीज हो गया है। और जो है राइटिंग इंडस्ट्री ने जो है एक स्पीड पकड़ ली है। रीज़न क्या है, किसी ने वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है तो उसके ऊपर कंटेंट जो लिखना है वो किसी राइटर ने लिख के देना है, कंटेंट राइटर ने। आपने प्रेजेंटेशन लिखनी है, जो प्रेजेंटेशन लिखी जाएगी वो किसने लिख के देनी है, किसी कंटेंट राइटर ने। इसी तरह अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो एग्रीमेंट का सारा डाटा किसने लिख के देना है, किसी कंटेंट राइटर ने। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब हर फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट कंटेंट राइटर जो है वो यूज़ हो रहा है। तो इसकी डिमांड पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो गया। लेकिन इसके अंदर अगर आप अपने आप को बूस्ट देना चाहते हैं तो आपको अपनी वोकेबलरी, अपनी ग्रामर और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? यस सर। जी, तो जी सर आ रही है। प्रमोटिंग योर सेल्फ एज अ राइटर के अंदर आपके पास फर्दर चीज़ें आ जाती हैं। एकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च आ जाती है। आर्टिकल्स एंड ब्लॉग राइटिंग आ जाती है। कॉपी राइटिंग आ जाती है। क्रिएटिव राइटिंग आ जाती है। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग आ जाती है। एकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च के अंदर क्या होता है कि आप जो है रिसर्च पेपर लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, एजुकेशन रिलेटेड जो है वो वर्क कर रहे हैं। इसके अंदर थीसिस राइटिंग वगैरह भी आ जाती है। उसके अलावा आपके पास आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग आ जाती है। जिस तरह डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वो आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो ब्लॉग्स लिखने के लिए इनवाइट कर सकती हैं। प्लस आप अपनी वेबसाइट बना के वहाँ पे डिफरेंट जो है टॉपिक्स के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की स्पेसिफिकेशंस बता सकते हैं, उसकी सक्सेस के चांसेस कितने हैं, उसके फ्लॉज कितने हैं। ये सारी चीज़ें आप एक रिटन फॉर्म के अंदर मेंशन कर सकते हैं। या आपकी आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग में आ जाता है। इसी तरह कॉपी राइटिंग आ जाता है, फिर क्रिएटिव राइटिंग आ जाती है जिसके अंदर आपकी पोइट्री या बुक राइटिंग जो है आ जाती है। इसके बाद आ जाती है आपके पास एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। कि आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो बुक्स वगैरह लॉन्च करने से पहले उन्हें प्रूफ रीडिंग के लिए दिया जाता है। प्रूफ रीडिंग क्या होती है कि एक बंदा वो सारा डाटा पढ़ ले और इस चीज़ को इंश्योर करे कि इसके अंदर कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, प्लस इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई जो ऐसी बात तो नहीं लिखी हुई जो नहीं लिखनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ों को जो है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग में कवर किया जाता है। इसी तरह ग्रांट राइटिंग आ जाती है कि अगर कोई लोन लेना चाहता है या कोई ग्रांट लेना चाहता है तो उसके लिए वो एक प्रॉपर वे में अपना आर्टिकल वगैरह लिखता है, एक एप्लीकेशन लिखता है, वो ग्रांट राइटिंग के अंदर आ जाती है। इसके बाद रिज्यूम एंड कवर राइटिंग आ जाती है जिसे हम सीवी राइटिंग कहते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है इसके अंदर। टेक्निकल राइटिंग आ जाती है, किसी टेक्निकल टर्म के बारे में डिस्कशन करनी है तो वो आ जाती है। वेबसाइट का कंटेंट आ जाता है कि वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ मेंशन करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास सर्विसेज आ जाती हैं सेल्स एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट। अब ये हमारी फिजिकली भी सर्विसेज यूज़ हो रही हैं, ऑनलाइन भी सर्विसेज यूज़ हो रही हैं। मैं इन्हें अभी एक सेकंड डिस्कस करता हूँ। जी, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये सर्विसेज आ जाती हैं सेल्स एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट। अब आपने देखा होगा कि अक्सर जो है मेडिकल रैप जा रहे होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केटिंग एंड सेल्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट लोगों को देखा होगा आपने कि वो डिफरेंट शॉप्स पे जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमारी ये प्रोडक्ट ट्राई करें, अगर सेल होती है तो हम इससे इसके पैसे लेंगे, अगर सेल नहीं होती तो हम जो है आपसे ये प्रोडक्ट वापस ले जाएंगे जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है। इसी तरह आपके पास कुछ जो है पहले से इन डिमांड प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको डिफरेंट जो है वो बायर्स तक या सेलर्स तक पहुंचाना, ये सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं कि आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, किस तरह से उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो उसके फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं कि आप इसे ट्राई करें, आप इसे ट्राई करें,
आपने शायद देखा हो 6 से 7 महीने पहले स्प्राइट वालों ने एक अपनी जो है कंपेन चलाई थी। उनके हर दूसरी जगह पे ट्रक खड़ा हुआ था और वो कहते थे आप फ्री में हमारी जो है वो बॉटल जो है वो ट्राई करें और टेस्ट करें हमारी ड्रिंक कैसी है और अपना रिव्यू दें। क्या था ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि लोगों को उस चीज़ का आदी बनाया जाए कि वो हमारी प्रोडक्ट को बाय करें। अब आपने एक चीज़ टेस्ट की होगी, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा होगा, आप उससे ज़्यादा जो है इजीली बाय कर सकेंगे। इसी तरह आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं या शॉपिंग स्टोर में जाते हैं, जिस तरह हाइपर स्टोर आ गया या इस तरह के डिफरेंट जो हैं ये स्टोर्स जो हैं, इनके अंदर क्या होता है कि उन्होंने सैंपल्स रखे होते हैं समटाइम्स फूड के। क्या आप ये चीज़ ट्राई करें, अगर आपको पसंद आती है तो आप बाय कर लें, पसंद नहीं आती तो बाय ना करें। तो ये कुछ इस तरह से जो है होता है। आप एडवर्टीजमेंट भी इसी के अंदर आ जाती है। अगर कोई एडवर्टीजमेंट करना चाहता है तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। आपके पास बिल बोर्ड्स आ जाते हैं, आपने अक्सर ये रोड्स पे देखा होगा, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, वो आपके बिल बोर्ड्स होते हैं। इसी तरह आपने यूट्यूब पे एड्स देखे होंगे, फेसबुक पे ऐड देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे ऐड देखे होंगे। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है या डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। इसी तरह हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसके ऊपर भी अक्सर आपको साइट्स पे एड्स नज़र आ रहे होते हैं। और अगर हम फिज़िकली चले जाएं तो लोगों ने छोटे छोटे जो है बैनर और इश्तिहार और इवन के पम्फलेट भी जो है वो लोगों में तकसीम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये मैट्रिक या एफएससी के एग्ज़ाम हो जाते हैं तो इसके बाद डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं वो स्कूल्स का विज़िट करते हैं और वहाँ पे अपने जो वहाँ पे मैट्रिक के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मैट्रिक के एग्ज़ाम में अपीयर होना होता है, उनसे डिस्कशन करते हैं कि आप जो है ये कॉलेज है हमारा, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, प्लस हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, ये हमारे इवेंट्स होते हैं, इस तरह की फैकल्टी है हमारी। एक प्रॉपर कंपेन चलाते हैं मार्केटिंग की। तो सेम चीज़ है कि डिफरेंट तरीके से आप मार्केटिंग करते हैं ताकि आपकी सेल्स जनरेट हो सकें। आप बेशक वो सोशल मीडिया ले लें, बेशक आप अपने फिजिकली जो है इर्द गिर्द में देख लें, तो डिफरेंट तरीके कार से जो है ये सर्विसेज सेल की जाती हैं। अब मार्केटिंग क्या है, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे क्रूशल चीज़ जो होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट है। कोई भी कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 30% से लेके 60% तक अपने टोटल बजट में से सिर्फ अपनी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करती है। इसकी रीज़न क्या है कि जितनी ज़्यादा मार्केटिंग होगी उतनी ज़्यादा सेल्स होंगी। अब देखिए, आप मोबाइल फ़ोन्स लेने जाते हैं, अब वीवो ने और क्यू मोबाइल ने बेतहाशा एडवर्टीजमेंट की, इतनी एडवर्टीजमेंट की कि जो है अब जो भी लोग हैं वो वीवो को प्रेफर करते हैं। प्लस वीवो ने मार्केटिंग की कुछ और स्ट्रेटजीज जो है वो भी फॉलो की। आपने अक्सर देखा होगा कि आप फ़ोन बाय करने जाते हैं तो वो आपको 7% डिस्काउंट देते हैं कि जी हम आपको 7% जो है ये इसकी इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि हमें 7% इसमें से बच रहा है। तो अब वीवो ने क्या किया, सेल्स जनरेट करने के लिए अपने उस प्रॉफिट को कम किया और इनवॉइस रेट के अंदर दुकानदार को 7% की बजाय 12% का मार्जिन दिया। जो आम पर्सन है उसे यही लगता है कि 7% है। दुकानदार क्यों सेल कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि ऊपर से उसे 3 से 4% जो है या 5% जो है वो एक्स्ट्रा बच रहा है। तो ये चीज़ है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है फॉलो की जाती हैं। इसी तरह आपने सरगोदा में देखा होगा कि धुआंदा खान शॉप है, उन्होंने भी इस तरह से अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो फॉलो की। उन्होंने क्या किया कि एक बोर्ड के ऊपर जो है अपना प्रॉपर प्रिंट करके जो है बैनर जो है, बैनर को इस तरह से प्रिंट किया कि फ़ॉन्ट सारे स्ट्रेट हैं, ऊपर जो लोगो लगा हुआ है वो उल्टा है। इससे क्या हुआ, जिस भी लोग शख्स ने देखना उसे ये तो उल्टा लगा हुआ है, कॉल करनी उन्हें, जी आपका बैनर यहाँ पे उल्टा लगा हुआ है। इससे क्या हुआ, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू हुए, उन्होंने लोगों की अट्रैक्शन को गेन करना स्टार्ट किया। लोग क्या करते थे, फ़ौरन उनके साथ कम्युनिकेट करते थे कि सर जी ये आपका बैनर जो है ये यहाँ पे उल्टा लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी रोड पे इस जगह पे आपका ये इस तरह से लगा हुआ है। तो ये क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अब जितनी भी कंपनीज हैं आप देखें कि उनकी जो है, आप पूरा साल एडवर्टीजमेंट देखते हैं अपने टीवी चैनल्स के ऊपर। अब जिस तरह रमज़ान स्टार्ट होना है तो आप देखेंगे कि रमज़ान स्टार्ट होते ही आपके पास जो है फूड रिलेटेड जितने आइटम्स हैं इनकी एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाती है। आपके पास जामे शीरी की आएगी एडवर्टीजमेंट, रूह अफ़ज़ा की आएगी,
आपके पास शान के मसालों की एडवर्टीजमेंट आएगी, इसी तरह नेशनल वालों की जो है वो एडवर्टीजमेंट है कि क्या रीज़न है, उन्हें पता है कि ये सीज़न है जिसके अंदर हमारी सेल्स इंक्रीज करती हैं। अगर हम ज़्यादा लोगों तक अपनी जो है मार्केटिंग कर पाएंगे, अपने आइडियाज़ को, अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे, हमारी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल होगी। तो ये सारी चीज़ है। इसके अलावा वो लोग ऑफर्स भी देते हैं। ऑफर्स किस तरह से देते हैं जी, आप ये चीज़ परचेज करेंगे, बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर दे देंगे। आप हमसे बिरयानी चाट मसाला लेते हैं, साथ बिरयानी मसाला फ्री। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, लोग साथ फ्री करते हैं। लाइक अब ये शंग्रीला वालों ने क्या किया जी, आप हमारा केचप लेते हैं, चिली गार्लिक सॉस, तो साथ में आपको हमारा जो है वो बिरयानी मसाला या चाट मसाला फ्री में मिलेगा। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जो लोग फॉलो करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है। अब आम बंदा क्या सोचता है कि मैंने जो है ये सिंपल सॉस तो लेना है या केचप लेना है, साथ में मुझे ये भी मिल जाएगा तो क्या है, टेस्ट जो है वो तकरीबन सबका एक जैसा है, मिलता जुलता है, तो वो उस चीज़ को प्रेफर करता है। तो ये डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जो लोग फॉलो करते हैं अपनी प्रोडक्ट की सेल। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी मार्केटिंग की सर्विसेज आ जाती हैं। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट आ जाती है कि डिफरेंट जगह डिस्प्ले पे एडवर्टीजमेंट कर दी जाए, या डिफरेंट जगहों पे वेबसाइट्स के ऊपर आपकी जो है एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले कर दी जाए। ईमेल एंड मार्केटिंग आ जाती है। ईमेल एंड मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर ईमेल सेंड की जाती है जिसके अंदर प्रॉपर उनकी कंपेन या एडवर्टीजमेंट होती है। ये मोस्टली ईमेल्स उन लोगों को सेंड की जाती हैं जिन्होंने उनके जो है सब्सक्राइब किया होता है कि जी आपकी कोई भी ऑफ़र आए आप हमें ईमेल सेंड कर दें। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रही होती है कि जैसे ही उनकी ऑफ़र आती है, डिस्काउंट आता है, आपको ईमेल आ जाती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि अक्सर आपको जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से मैसेज आ रहे होते हैं, डाइनर्स हो गया या इस तरह की डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं सरगोदा के अंदर, वो आपको मैसेज कर रही होती हैं जी हमारे 30% ऑफ की सेल आ गया। तो सेम इसी तरह से ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन भी होती है। उसके बाद लीड जनरेशन होती है कि आप एक प्रॉपर ऑडियंस के ऊपर इसको अट्रैक्ट करते हैं, उनसे जो है वो सेल्स जनरेट करवाते हैं। देन मार्केट एंड कस्टमर रिसर्च आ जाती है कि आप उनके लिए जो है मार्केट और कस्टमर की रिसर्च करते हैं। कोई प्रोडक्ट न्यू पाकिस्तान में लॉन्च होना चाहती है, वो क्या कहती है कि हमें आप ये ढूंढ के बताएं कि किस किस जगह पे हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो सकती है। तो इसके लिए मार्केट एंड कस्टमर रिसर्च की जाती है। आप डिफरेंट ट्रेंड्स को देखते हैं, वहाँ पे डिफरेंट एडवर्टीजमेंट चला के देखते हैं कि कहाँ से हमें लोगों का रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है। अब ये इसी तरह है कि आप जो है हीटर पकड़ें और हीटर जाके आप कराची में सेल करना शुरू कर दें, या आप जो है ये थर के अंदर जाएं और उन्हें कि हमारे से हीटर परचेज कर लें, तो वो आपसे कभी भी वो चीज़ नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें इस चीज़ की नीड नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी गर्मी होती है। हाँ, अगर आप हीटर को लेके आते हैं ठंडे इलाकों की तरफ, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, तो वहाँ पे उसकी सेल होगी। सेम तरीके से आप एसी लेते हैं और एसी को कहते हैं मैं स्कर्दू में सेल करूंगा, तो आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल से सेल होंगे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम जो है वो 19-20 रहता है आपका समर के अंदर भी। तो ये चीज़ है कि आपने प्रोडक्ट को एक प्रॉपर वे के अंदर सेल करना है, एक प्रॉपर कस्टमर को उस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो इसके लिए मार्केट एंड कस्टमर रिसर्च आ जाती है। देन आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं डिफरेंट, जिनके थ्रू आप जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको धुआंधा खान वाली स्ट्रेटजी बताई, इसी तरह से डिफरेंट स्ट्रेटजीज को जो है अडॉप्ट किया जाता है। देन पब्लिक रिलेशंस आ जाते हैं कि आप पब्लिक के साथ अपने रिलेशंस क्रिएट करते हैं, कि जितना आप पब्लिक के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं सेल्स को इंक्रीज करने के। सपोज आप कहते हैं कि जी अगर आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं या हमारे लाइक करते हैं पेजेस को, तो हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे। हम आप इसके अलावा वो गिफ्ट्स बांटते हैं, वो वाउचर्स बांटते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है डिफरेंट ब्रांड्स अपने जो है वो कोड्स प्रोवाइड कर रही होती है कि आप ये कोड लगाएं और इतने % डिस्काउंट लें। तो ये चीज़ आ जाती है, इसके थ्रू आप अपने पब्लिक रिलेशन को इम्प्रूव करते हैं। आप डिफरेंट इवेंट्स करवाते हैं। लाइक कोका कोला ने क्या किया जी, आप हमारे साथ डील, उन्होंने अब कोक स्टूडियो लॉन्च किया।
इससे क्या है, लोग उनके गाने सुनते हैं और उनके साथ जो है पब्लिक रिलेशन स्ट्रोंग होता है। आपने देखा होगा कि 2005 से 8 तक जो है पाकिस्तान में पेप्सी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। लोग जो है वो कोका कोला को यूज़ नहीं थे करते। उसके बाद कोका कोला ने अपनी जो है वो पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजीज अप्लाई की। उन्होंने कोक स्टूडियो लॉन्च किया, अपनी एडवर्टीजमेंट इंक्रीज़ की, और आज जो है आपकी पेप्सी की सेल कम है कोका कोला की निस्बत। और इस चीज़ का आप सबको आइडिया होगा कि ये चीज़ है कि आप पब्लिक रिलेशन जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है वो प्रोडक्ट सेल होगी। इसके बाद आपके पास एसईओ आ जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर आ जाता है कि सपोज मैं अगर गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ लोगो डिज़ाइन, तो फर्स्ट पेज पे सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी, ये आपकी एसईओ के रिलेटेड होती है। इसके लिए आपने डिफरेंट कीवर्ड्स को जो है वो करना होता है फोकस, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पे फर्स्ट पेज पे शो होती है। तो जितनी अच्छी आपकी एसईओ होगी उतनी जो है आपकी यहाँ पे टॉप पे जो है आपका वेबसाइट जो है वो शो होगी। इसके बाद हमारे पास एसएमएम आ जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है। इसी तरह आपके पास एसएमओ आ जाती है, जो मोबाइल के ऊपर आपका सारा वर्क हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें भी इसी तरह से आ जाती हैं आपकी मार्केटिंग एंड कंसल्टेंसी के अंदर। एसएमएम क्या होता है कि आप यूट्यूब के ऊपर एड्स देखते हैं, फेसबुक के ऊपर एड्स देखते हैं, वो सारे एड्स जो हैं आपके एसएमएम के अंदर आ जाते हैं। सपोज मैं यहाँ पे यूट्यूब पे जाता हूँ और कोई वीडियो प्ले करता हूँ, तो आपको जो है इसके अंदर सबसे पहले एक ऐड जो है वो शो किया जाएगा। अब ये देखें, ये ऐड आ रहा है, ये क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग हो रही है। सेम तरीके से अगर आप जो है वो चले जाते हैं किसी फेसबुक वगैरह पे, आपने वहाँ पे स्पॉन्सर्ड देखा होगा, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, उसका मतलब क्या है, ये ऐड है, ये इस पर्सन ने पे किया है कि फेसबुक इसे प्रमोट करे। तो ये डिफरेंट टाइप से आप जो है अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग्स जो हैं वो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेटा साइंस एंड एनालिसिस की जो है सर्विसेज। अब डेटा साइंस की सर्विसेज के अंदर सर क्या आवाज होता है। क्लियर नहीं आ रही आपकी। जी, आप क्लियर है आपको आवाज? जी, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। डेटा साइंस जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडिंग फील्ड है, और इसकी जो है आपकी पाकिस्तान के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रही है चीज़। और डिफरेंट कंपनीज पाकिस्तान के अंदर भी, इंटरनेशनल कंपनीज जो है इस चीज़ से रिलेटेड जो है वो वर्क कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। टेरा डाटा है, और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल की हैं और पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रही हैं एज जो डाटा से रिलेटेड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली डेटा साइंस के अंदर क्या होता है कि आप उसके ऊपर डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स निकालते हैं डाटा के बेस पे। इसके अंदर डाटा मैनेजमेंट भी आ जाती है। उसके अलावा आपके जो है डिफरेंट टाइप के डाटाज आ जाते हैं जिनके ऊपर आप जो है डिफरेंट इक्वेशंस और क्यूरीज लगा के सर डिफरेंट आपके एनालिटिक्स को। अब डाटा साइंस और एनालिटिक्स के अंदर क्या चीज़ आ जाती है कि आप डिफरेंट डाटा लेते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट जो है अपने एनालिसिस रन करते हैं और एक रिज़ल्ट हासिल करते हैं। आपने जो है इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आपने जो है वो प्रिडिक्शन मॉडल देखा होगा क्रिकेट के अंदर कि पिछली टीम जो है वो इतने रन्स किए थे और इनकी प्रिडिक्शन है अगर ये इसी रन रेट के साथ चले तो ये मैच विन करेंगे या लूज़ करेंगे। प्लस आपके पास वहाँ पे रन रेट आ रहा होता है। इसी तरह आपके पास जो है वहाँ पे डिफरेंट जो है सिनेरियोज होते हैं कि ये टीम कितने परसेंट जीतेगी। वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इसी के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद जो है डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स के अंदर जो है आपके पास आ जाती है कि आपने जो है वो फाइनेंस, हेल्थ केयर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सेल्स, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनके अंदर आप डाटा साइंस और एनालिटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपके पास जो है क्या होता है, फाइनेंस है। मैं क्या करूँगा, डिफरेंट लोगों का डाटा लूँगा, उसके ऊपर अपना एक क्यूरी रन करूँगा, जिस तरह का मुझे रिज़ल्ट चाहिए उससे रिलेटेड क्यूरी रन करूँगा। मीन अपनी एक कह लें कि स्टेटमेंट या फार्मूला लगाऊंगा उस पर,
और उससे मैं एक रिज़ल्ट लूँगा कि इस टाइप जगह पे जो है वो लोगों की फाइनेंशियल जो है स्टेट इस तरह की है, इस जगह पे इस तरह की स्टेट है। इसी तरह हेल्थ केयर के अंदर आ जाते हैं कि किस जगह पे कौन सी मेडिसिन ज़्यादा सेल हो रही है। हम इस चीज़ के ऊपर जो है वहाँ का डाटा लेंगे। अब जिस तरह आपने देखा होगा डिफरेंट डिस्पेंसरीज हैं सरगोदा के अंदर, उन सब के पास डाटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में सेव होता है कि हमारे साथ से इतने कस्टमर्स ने, इस जगह के कस्टमर्स ने ये मेडिसिन परचेज़ की और इस मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन भी परचेज़ की गई। तो हम ये सारे फार्मूलाज रन करते हैं और देखते हैं कि किस जगह के लोग किस टाइप की मेडिसिन को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कि वहाँ पे किस टाइप के हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हैं। इसी तरह से किसी ने अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करवानी हो, सपोज मैं सरगोदा में अपनी प्रोडक्ट डेवलप करके सेल करना चाहता हूं, तो मैं सरगोदा से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करूंगा कि यहाँ के लोगों की सेल परचेज पावर कितनी है, यहाँ के लोगों की एवरेज जो है वो अर्निंग कितनी है, और ये सारी चीज़ें हम जो है ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जो है वो लर्न करते हैं। इसके बाद सेल्स एंड मोर आ जाता है। मोर के अंदर और चीज़ें आ जाती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो ये हैं आपके पास बड़े शॉपिंग मॉल्स, लाइक जिस तरह से आपके पास हाइपर स्टार है और बोट्स हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये डिफरेंट डाटा के ऊपर एनालिसिस रन करते हैं। एनालिसिस रन किस तरह से करते हैं कि वो देखते हैं कम्बिनेशन। हमारे पास एग्स वगैरह हैं तो एग्स के साथ ब्रेड परचेज की जाती हैं, और एग ब्रेड के साथ पैम्पर्स भी परचेज कर रहा है। मीन आपके 80 क्लाइंट्स हैं जो एग और ब्रेड परचेज करते हैं, साथ पैम्पर भी परचेज करते हैं। तो वो एक इसका फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम वो क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को डिफरेंट लोकेशंस पे रख देते हैं। डिफरेंट लोकेशंस पे इसलिए रखते हैं कि अगर कोई पर्सन एग या ब्रेड परचेज करता है, पहले वो एग लेगा, फिर वो मार्केट वो अंदर से सारा स्टोर घूमेगा, वो ब्रेड लेगा, फिर वो सारा स्टोर घूमेगा और पैम्पर्स लेगा। इस दौरान हो सकता है कि ब्रेड देख लेते हुए उसे साथ पड़े जैम्स नज़र आ जाएं कि मैंने जैम भी लेना था, चले मैं जैम भी उठा लेता हूँ। या उसे नज़र आ जाता है मैंने ये वाला केचप या सॉस लेना था, वो भी परचेज कर लेता है। या उसे आता है याद कि यार मैंने परफ्यूम मेरा जो है वो ख़त्म हो गया, मैं परफ्यूम भी परचेज कर लेता हूँ। तो जो एक पर्सन जो है वो 3 चीज़ें लेता था, वो जो है 5 से 7 चीज़ें परचेज कर रहा है। तो ये सारा वर्क जो है डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स की बेस पे किया जाता है। अब इसके अंदर आपकी डाटा विजुअलाइजेशन भी आ जाती है कि डाटा को विजुअली प्रेजेंट करना, किस जगह के लोग किस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, या डिफरेंट टाइप के ये विजुअलाइजेशंस हो सकती हैं। डाटा एक्सट्रैक्शंस आ जाती हैं कि आप डिफरेंट डाटा के अंदर से अपनी मर्ज़ी का डाटा जो है वो निकाल लेते हैं, इसे डाटा एक्सट्रैक्शन कहते हैं। डाटा माइनिंग एंड मैनेजमेंट आ जाती है। उसके अलावा मशीन लर्निंग आ जाती है। मशीन लर्निंग जो है बेसिकली इसकी बेस पे आपका सारे जो है वो एआई बेस करती है। इसके अंदर सुपरवाइज लर्निंग आ जाती है, नॉन सुपरवाइज लर्निंग आ जाती है। सुपरवाइज लर्निंग होती है कि आप अपनी मशीन को या जो भी आपका सिस्टम है उसे ट्रेन करते हैं प्री डिफाइंड डाटा से। नॉन सुपरवाइज लर्निंग होती है कि आप उसे डाटा प्रोवाइड नहीं करते, उसको कोड कर देते हैं, वो फिर जिस तरह का डाटा आ जाता है उसकी बेस पे अपनी प्रिडिक्शन सेट करता रहता है और अपने जो है वो डाटा को रन करता रहता है। इसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस वगैरह आ जाता है। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जो डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स के अंदर जो है वो यूज़ होती हैं। देन हमारे पास द ट्रांसलेशन इंडस्ट्री आ जाती है कि जो है ग्लोबली जब भी किसी एक कंपनी ने दूसरे मुल्क में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो उसे ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है। लाइक अब पाकिस्तान में तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो एज सच इशू नहीं होता। अगर कोई पर्सन जो है अमेरिकन है वो अपनी प्रोडक्ट को चाइना के अंदर लॉन्च करना चाहता है, तो उसको वहाँ पे चाइनीज पर्सनस की हेल्प की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी जो उसे ट्रांसलेट करके दें सारी चीज़ें, क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो इंग्लिश को ज़्यादा नहीं बोलते। बहुत कम परसेंटेज है उनकी जो इंग्लिश को प्रॉपरली अंडरस्टैंड और स्पीक कर सकती है। इसी तरह से अगर आप चले जाते हैं नॉर्वे वाली साइड पे, तो वहाँ पे भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। सेम फ्रांस और इटली के लिए है। तो इसी तरह से अगर आप जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाते हैं तो वहाँ पे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो इंग्लिश में जो कम्युनिकेट करेंगे। तो ऐसी कंपनीज के अंदर जाने के लिए, मार्केट के अंदर जाने के लिए आपको जो है वो लाजमी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी
ट्रांसलेशन पर्सन की। और ये देखें कि जो ट्रांसलेशन इंडस्ट्री है इसकी ऑलमोस्ट वर्थ जो है $33.5 बिलियन है। मीन ग्लोबली जो है लोग $33.5 बिलियन जो है सिर्फ ट्रांसलेशन की सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो है इन्वेस्ट करते हैं। अब सपोज कोई बंदा टूरिज्म पे जा रहा है, अब अमेरिकन है, वो पाकिस्तान में आता है और उसने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है। नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर वैसे तो हमारा लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, लेकिन फिर भी अगर वो वहाँ पे किसी लोकल शॉपकीपर के पास चीज़ परचेज करना चाहता है तो उसे वहाँ पे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो है अभी दुकानदारों को या जो हमारे तबका है उन्हें इंग्लिश प्रॉपरली नहीं आती। काफ़ी हद तक इम्प्रूव है, लाइक आपको उन्हें अब ज़्यादातर को पता है ये एग है, अंडा है, इसी तरह जैम है, ब्रेड है, ज़्यादातर चीज़ों का पता है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिन्हें ये इंग्लिश वर्ड्स का अभी भी आइडिया नहीं है, तो ऐसी जगह पे उन्हें जो है ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। या कोई पाकिस्तानी जो है वो घूमने जाता है बैंकॉक में, तो वहाँ पे उसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप दुबई जाते हैं और आपको जो है वहाँ पे किसी अरबी के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, या आप सऊदीया जाते हैं तो आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है वो रेवेन्यू स्प्लिट लिखा हुआ है कि किस साइड पे कितना परसेंट जो है वो इस 33.5 बिलियन में से जाता है। तो ऑलमोस्ट 49% जो है वो यूरोप के अंदर से है, 34% नॉर्थ अमेरिका के अंदर से है और 12.88% जो है वो एशिया से है। तो इस तरह ये डिवीज़न हुई हुई है। और 2015 की ग्लोबल मार्केट के मुताबिक जो है एक्सपेक्टेड टू बी वर्थ 47.3 बिलियन एंड अ राइज ऑफ ओवर 40% कंपेयर टू 2012 के जो आपका ये स्टैट्स हैं 2012 के हैं। 2015 में एक्सपेक्टेड था कि ये 47.3 बिलियन पे होंगे और इस टाइम जो है ये शायद इससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर गया हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है द इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। अब आपको पता है कि इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर जो है ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी फील्ड है। इंजीनियरिंग के अंदर आपकी डिफरेंट फील्ड्स हैं, एरोनॉटिकल है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, और भी बहुत ज़्यादा इस तरह की इंजीनियरिंग्स मौजूद हैं। लाइक आपकी जो है मैनेजमेंट इंजीनियरिंग है, आपकी जो है वो बायोटेक इंजीनियरिंग है, डिफरेंट इंजीनियरिंग्स हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स जो हैं ये यूज़ हो रही हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है अब कंप्यूटर एडेड जो है वो ड्राफ्टिंग आ गई है, CAD इसे कहते हैं, मीन कंप्यूटर एडेड सारे आप वर्क कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल के हैं उन्हें मैटलैब का आइडिया होगा, इसी तरह सिविल के अंदर भी मैटलैब जो है वो यूज़ होता है, और प्रोटियस है। इसी तरह से जो आपकी सारी फील्ड्स हैं ये अब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रही हैं। अब जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं पर्सनस उन्हें आइडिया होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है अब ये प्रोग्रामिंग बेस हो गया है। अब इलेक्ट्रिकल के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, पावर इंजीनियरिंग है, और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। तो उन सारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है आपको ऑनलाइन वर्क मिल जाता है। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है। 3D मॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि आप 3D डिज़ाइंस बना के देते हैं, इसके अंदर आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी आ जाता है, प्लस आपका जो है ये कोई भी आर्किटेक्चर या होम का 3D मॉडल आ जाता है। तो मैं यहाँ पे 3D पे जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की 3D के मॉडल्स और प्रोडक्ट्स ये जो है वो शो करवा देगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं ज़रा, तो ये लोड होता है तो मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। अब ये इसने प्रॉपर वे के अंदर 3D मॉडल क्रिएट किया हुआ है, एक पर्सन है, एक गाड़ी है, पीछे एक जो है वो होम है और परिंदे बने हुए हैं। ये सारा 3D बेस्ड होता है। इसको आप 3D सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि उसने उन्हीं 3D के मॉडल्स को दोबारा रीयूज़ करते हुए एक प्रॉपर कंसेप्ट जनरेट किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप वाला कंसेप्ट जो है ये इसने ये यहाँ पे प्रोवाइड किया है।
इसी तरह से ये प्रोडक्ट आ गई है, तो अब आप ये देखें कि ये भी आपके पास एक 3D मॉडल है। इसके अलावा आपके पास अक्सर हाउसेस वगैरह के 3D मॉडल्स आ जाते हैं, मॉस्क वगैरह के आ जाते हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स के 3D मॉडल्स आ जाते हैं। तो अब ये 3D के अंदर पैकेजिंग डिज़ाइन किया है इसने। तो मैं यहाँ पे आता हूँ 3D होम। तो अभी ये लोड हो रहा है, लोड होता है तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब आप ये देखें, इसने 3D बेस ये सारी चीज़ें क्रिएट की हैं और ये आपको इसी तरह लग रहा होगा कि जिस तरह ये बिल्कुल ओरिजिनल है, जबकि ये इसने जो है ये ऑटोडेस्क 3ds मैक्स में और वी रे के अंदर काम किया है। ये 3D से रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर हैं। अब ये बेसिकली कुछ इस तरह की चीज़ है जो इसने पहले डिज़ाइन की है सारी 3D के अंदर, फिर उसके ऊपर कलरिंग अप्लाई की है, रिफ्लेक्शंस अप्लाई किए हैं और फिर उसे रेंडर किया है। तो एक ये प्रॉपर वे के अंदर जो है वर्क हुआ है। तो ये कुछ 3D मॉडलिंग से रिलेटेड सर्विसेज हैं। सेम तरीके से आप ये घर वगैरह बना सकते हैं, इसके अंदर अपने आप जो है नक्शा वगैरह बनवा सकते हैं जितने होम के हैं आपके। तो ये सारी सर्विसेज आप जो है इसके अंदर कर सकते हैं। अब जिस तरह ये एक बिल्डिंग बनी हुई है, अब आप देखें ये एक 3D के अंदर बिल्डिंग है, आपको इसकी 3 डायमेंशन शो हो रही हैं और अंदर गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। तो आपको ये इस तरह की फीलिंग देती है जैसे ये ओरिजिनल है। लाइक अगर आप इसके प्लांट्स पे फोकस करें तो ये आपको एक बिल्कुल ओरिजिनल प्लांट वाली और ग्रास वाली जो है वो फीलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आप जो है हर एक चीज़ डिज़ाइन करते हैं, प्रॉपर वे के अंदर रिफ्लेक्शन होती है। ट्रीज देखें तो ये सारी चीज़ें आपकी 3D के अंदर डेवलप की जाती हैं या डिज़ाइन की जाती हैं। तो ये वाला वर्क जो है आप कर सकते हैं इन फील्ड्स के अंदर। उसके बाद लीगल सर्विसेज आ जाती हैं। लीगल सर्विसेज कौन सी हैं आपकी? लीगल सर्विसेज ये हैं कि आप जो है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर काम कर सकते हैं, लॉ फर्म्स के अंदर काम कर सकते हैं। लाइक आपकी जो जितनी भी ये आपकी कानून से रिलेटेड सर्विसेज आ जाती हैं वो लीगल सर्विसेज होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव होती हैं आम की निस्बत। उसके अलावा जो है आपकी जो लीगल सर्विसेज होती हैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि हर बंदा इसके अंदर नहीं जा सकता। आपको इसके लिए एक प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है, आपको एक एजुकेशन रिक्वायर होती है उस फील्ड से रिलेटेड, देन आप ये लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा लीगल सर्विसेज के अंदर इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, आपने स्टैम्प पेपर देखा होगा जिसे हम स्टाम्प कहते हैं कि जी दो बंदे कोई कार वगैरह या कोई चीज़ बाय या सेल करते हैं तो उनके दरमियान एक डील होती है जिसे एक आप गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो राइट कर लेते हैं, जो आपके पास एक सबूत के तौर पे होता है कि जी हमने इनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें आपकी लीगल सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं। अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग के अंदर फिर आ जाते हैं हम। अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग के अंदर आपकी फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज हैं, अकाउंटिंग रिलेटेड हैं, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स हैं। इसके अंदर आपकी टैक्स रिटर्न्स आ जाती हैं, इसके अंदर आपकी जो है वो डिफरेंट डाटा की मैनेजमेंट आ जाती है, बुक कीपिंग आ जाती है, आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क आ जाते हैं। लाइक आपका जो है ऑडिट सिस्टम भी इसी के अंदर आ जाती हैं, सारी सर्विसेज आ जाती हैं। एचआर रिलेटेड सर्विसेज आपकी अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग के अंदर आ जाती हैं। और इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ जो है हाईली डेवलप कंट्रीज़ नहीं है जो इस चीज़ को यूज़ करती हैं, बल्कि तकरीबन दुनिया की सारी जो है वो कंट्रीज़ इस चीज़ को आप जो है वो प्रेफर करती हैं। आप देखें पाकिस्तान जो है एक हाईली डेवलप कंट्री नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी ये फील्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। जहाँ पे भी आपकी बैंक और बैंक सिस्टम आ जाता है वहाँ पे ये सर्विसेज आपकी यूज़ हो रही हैं और इस टाइम दुनिया में तकरीबन सारी कंट्रीज़ जो हैं ये सर्विसेज यूज़ कर रही हैं। उसके अलावा फील्ड इन अकाउंटिंग कौन सी है? अकाउंटिंग आ जाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स आ जाती है और मैनेजमेंट कंसल्टिंग आ जाती है। अकाउंटिंग का तो आपको आइडिया होगा कि डिफरेंट जो है आपने अकाउंट से रिलेटेड डाटा को मैनेज करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है
कि जी आप कोई भी प्रोडक्ट या कंपनी के अंदर अगर वर्क कर रहे हैं तो आप उसका फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं कि हम इस मंथ में इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इतनी अर्निंग करेंगे, और उसमें से अर्निंग में से इतना हम दोबारा लगाएंगे एडवर्टीजमेंट पे, इस चीज़ पे इतना पेज में जाएगा, इतना हमें टोटल फिर एंड पे प्रॉफिट बचेगा। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग्स होती हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर हमने सपोज जो है वो 10 लाख लगाना है, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर उस 10 लाख में से हमें जो है वो 5 लाख रिटर्न आ जाएगा, और हम वो 5 लाख जो है और डाल के उस दोबारा से 10 लाख का जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो है आपने मैनेज करनी होती हैं। देन ह्यूमन रिसोर्स होता है, हायरिंग आ जाती है इसके अंदर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, एक फील्ड है कि आप किसी भी सर कंपनी में पिक्चर वर्क नहीं आ कर। रही। हेलो सर। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आ गई है। मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, शेयर हो जाए तो मुझे बताएं। सर हो गई है। जी, तो इसके बाद एचआर आ जाता है। एचआर के अंदर आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है कि कितने पर्सन इस कंपनी को रिक्वायर्ड हैं इसको स्मूथली रन करने के लिए। क्या हमने एक्स्ट्रा स्टाफ तो नहीं रखा हुआ, या हमने कम स्टाफ तो नहीं रखा हुआ। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद मैनेजमेंट कंसल्टिंग आ जाती है कि कोई भी चीज़ किसी ने मैनेज करवानी है तो उससे रिलेटेड सर्विसेज जो है वो बाय कर सकता है। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जितनी हाईली स्किल जॉब होगी उतने ज़्यादा आपको रेट्स मिलेंगे, और उतनी वो यूनिक होगी और उसको उतना ज़्यादा ही आप जो है उसके अंदर इजी होंगे जॉब फाइंड करने में। आपने देखा होगा कि जो सीए करता है, एडिटर बनता है। अब सीए का क्या है, इसके एग्ज़ाम्स पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो जब कोई बंदा सीए बन जाता है तो उसको इसीलिए एक हैंडसम अमाउंट के अंदर जो है वो पे भी मिलती है और जॉब भी मिलती है, और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड जॉब मिलती है। क्योंकि ईयरली जो है आपकी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो पर्सनस हैं वो सिर्फ इस फील्ड के अंदर जो है वो ग्रेजुएट कर पाते हैं। तो ये चीज़ है कि जितना आपका जो है हाई स्किल होगा उतने ही ज़्यादा रेट्स ले सकेंगे, उतनी इजी जॉब होगी। जितने आपके स्किल्स लो होंगे उतनी मुश्किल जॉब ढूंढनी होगी और उतने कम पैसे मिलेंगे। सपोज अब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आते हैं और आप जो है प्रॉपरली दिल से वर्क करते हैं तो आप इजीली जो है एक अच्छी जॉब जो है इस फील्ड के अंदर ढूंढ सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के पैसे उनसे चार्ज कर सकते हैं। अब जितनी टेक्निकल जॉब होगी उतना अच्छा कैरियर होगा, नॉन टेक्निकल जॉब होगी नॉन कम कैरियर होगा। अब जिस तरह ये है कि कंटेंट राइटर है, ये ज़्यादा टेक्निकल जॉब नहीं है, तो इसके अंदर आपको जो है जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर एक प्रॉपर टेक्निकल आप कंटेंट राइटर हैं तो ये है कि आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से, क्योंकि इसकी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती, इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। तो ये चीज़ है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप टेक्निकल्स हैं, या आप प्रोग्रामर हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है जॉब ढूंढना। और जब भी आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें तो इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखें कि आपने जो है फ्यूचर में ख़ुद को एंटरप्रेन्योर के तौर पे जो है वो लॉन्च करना है। एंटरप्रेन्योर का ये फ़ायदा होता है कि आप जो है अपना बिज़नेस लॉन्च करते हैं और उस बिज़नेस को जो है आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप एज अ सिंगल पर्सन फ्रीलांसिंग करते नहीं, जितना ज़्यादा आपके पास वर्क आए आगे टीम रख लें और अपना एक जो है कंपनी रजिस्टर करवा लें ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल हों। तो ये कुछ इस तरह से जो है ये सारी फील्ड्स वर्क करती हैं। तो यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।